स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से ईएल क्लासेस के ऊपर। दोस्तों आज की हमारी पॉम रहने वाली है क्लास 11th की, और ये बीएड या फिर बीए में भी आती है दोस्तों। इसका नाम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये पॉम अपनी राइटिंग के 5 साल बाद पब्लिश हुई थी। इसके मीनिंग में काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों छुपी हुई है। अगर हम बात करें इस पॉम के टाइटल के अंदर ही, तो इसके अंदर भी बहुत सारी डीप मीनिंग्स जो हैं दोस्तों छुपे हुए हैं। बहुत सारे जो फिलोसोफर्स हैं वो अपना अलग अलग तर्क देते हैं कि इस शब्द का कुछ और मतलब है या कुछ और मतलब है। लेकिन जो भी दोस्तों, द वर्ड इज़ टू मच विद अस का जो मेन अर्थ है, इसका अर्थ निकाला जा सकता है कि ये संसार हमसे अब ऊब चुका है, या फिर अब हम इस दुनिया के लिए एक बोझ बन चुके हैं, या फिर ये संसार हमसे अब टू मच हो चुका है। मतलब कि उसका सब्र का जो बांध है वो टूट चुका है, या हम अब इस दुनिया के लिए बहुत अधिक हो गए हैं। हमारा जो ज्ञान है वो छोटा रह गया, हम इस दुनिया के लायक नहीं हैं, या हम इस दुनिया के प्रति सोच नहीं रहे। लेकिन जो भी हो दोस्तों, इसका जो मेन अर्थ है वो कहीं ना कहीं विलियम वर्ड्सवर्थ ये बताना चाहते हैं कि उनको शिकायत है, इन मनुष्यों से उनको शिकायत है जो कि इस संसार को शायद धीरे धीरे भूल चुका है। वो अपना पूरा ध्यान जो है वो इस संसार में लगा रहा है, इस संसार के कामों में लगा रहा है, बल्कि वो इसके पीछे ये नहीं देख रहा कि इस वर्ल्ड की एक्चुअल में ब्यूटी क्या है। वो भौतिक चीज़ों के पीछे दोस्तों भागता रहता है, और उन्हीं के अंदर अपने जीवन का शुरुआत करता है, और अपने जीवन के अंतिम समय तक वो इन चीज़ों के पीछे ही भागता भागता दोस्तों पहुंच जाता है। लेकिन वो इन संसार को समझ नहीं पाता। तो चलिए दोस्तों हम राइटर के ऊपर डिस्कस करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 70 में हुआ था। इनकी डेथ 1850 में हो गई थी। ये एक फेमस इंग्लिश पोइट है दोस्तों, और ये अपने वर्क्स जो लिखते हैं नेचर के ऊपर। इनका जन्म इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था दोस्तों। इनकी जो पॉम्स हैं वो पावर को दिखाती है, और इस नेचुरल वर्ल्ड के लिए दोस्तों ये पॉम्स को लिखते हैं। इन्होंने रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत की थी दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर में। तो चलिए अब इस पोइम को हम इजीली लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। हालांकि दोस्तों ये 14 लाइन की पोम है, एक सोनेट है जिसमें ऑक्टेव और सस्टेव स्टेंजाज रखे गए हैं। लेकिन मैं इन स्टेंजाज को अलग अलग पढ़ने के बजाय मैं दो दो लाइनों में आपके सामने डिस्कस करूंगा, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए, और आप इसको आसानी से समझ पाओ, इसके मीन्स को समझ पाओ। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बोलते हैं द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, कि ये संसार अब हमसे ऊब चुका है, या हम इस संसार के लिए अब लायक नहीं रहे। लेट एंड सून, देरी से या बहुत जल्दी से। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कि हम कमा रहे हैं और स्पेंड कर दोस्तों गवा रहे हैं या खर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे बात पैसों की है दोस्तों, भौतिक चीज़ों की है, कि हम इस संसार में बहुत सारी जो चीज़ें हैं या बहुत सारा धन जो है उनको बहुत जल्दी या फिर धीरे धीरे कमाते हैं और उनको गवा देते हैं। वी ले वेस्ट आर पावर्स, और इस प्रकार से हम हमारी शक्तियों को खो रहे हैं। वेस्ट का मतलब दोस्तों खोना होता है या बर्बाद करना। इस प्रकार से हम हमारी शक्तियों को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों पावर्स का अर्थ प्रेम और शांति से लिया गया है, न कि हमारी फिजिकल पावर से लिया गया है। कि हमारी जो एक्चुअल पावर है, कि हमें प्रेम करना आता है, जो कि हमें जानवरों से, पक्षियों से या किसी भी अन्य जीव से हमें भिन्न बनाता है, तो वो प्रेम है, समझ है, शांति है और बहुत कुछ। तो हम इन चीज़ों के पीछे हमारी एक्चुअल पावर को दोस्तों भूल रहे हैं। आगे विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि लिटिल वी सी इन नेचर, कि जो भी इस संसार में हम देखते हैं बहुत शून्यता से देखते हैं, बहुत कम देखते हैं। इस संसार में देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम उसे इतना गौर से नहीं देखते, क्योंकि हम तो हमारी चीज़ों में ही उलझे रहते हैं। दैट इज़ आर्स, जो कि हमारी है। इस नेचर में बहुत सारी चीज़ें हमारी हैं, जैसे कि खूबसूरती, जैसे कि प्रेम, शांति आदि आदि। लेकिन हम उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं लगाते, हम इन्हें बहुत कम देखते हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हम हमारे दिल को खो चुके हैं, या फिर हम हमारी आत्मा को खो चुके हैं। गिवन का मतलब दे चुके हैं या खो चुके हैं। ए सॉर्डेड बोन, सॉर्डेड बोन का अर्थ होता है दोस्तों एक घटिया उपहार। यहाँ पे अर्थ है
भौतिक चीज़ों के पीछे भागना, कि हम इतना भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं कि हम हमारे दिल को, हम हमारी आत्मा को खो चुके हैं। और इस नेचर में जो भी अच्छी चीज़ें हैं जिसको हमें देखना चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा रहे हैं। तो होप सो दोस्तों आपकी ये 4 लाइनें समझ में आई होगी। नेक्स्ट 2 लाइनों में दोस्तों राइटर बोलते हैं, दिस सी दैट बेयर्स हीज बोसम, कि यह समुद्र जो कि अपनी छाती को खोलता है। बेयर का अर्थ होता है दोस्तों नंगा करना या फिर खोलना, कि जो अपनी छाती को खोलता है टू द मून का मतलब उस चांद के सामने, जैसे कि उस चांद को पुकार रहा हो, उसे बुला रहा हो, उसे निमंत्रण दे रहा हो कि ये जो समुद्र है वो अपनी ब्रेस्ट को, अपनी छाती को चांद के सामने खोलता है। द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, कि वो हवाएं जो हर घंटे, ऑल आवर्स का मतलब हर घंटे या हर पल जो कि हाउल करती रहती है। वैसे हाउल का अर्थ दोस्तों यहाँ पे होता है जैसे कि जो भेड़िए वगैरह या कुत्ते वगैरह जो आवाज़ निकालते हैं उसे हाउलिंग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हाउल का अर्थ है सरसराने की आवाज़ या फिर तूफानों की आवाज़, तूफानी आवाज़ या गर्जना। तो दोस्तों राइटर बोलते हैं कि जो समुद्र है वो चांद के साथ मिलन करता है। हवाएं हर घंटे बोलती रहती है। हमने कभी गौर ही नहीं की इस खूबसूरती के ऊपर। ये भी तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, ये भी तो नेचर का एक गिफ्ट है, लेकिन हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं लगाते। हमें पता ही नहीं या फिर हम कभी नोटिस ही नहीं करते इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो वास्तव में कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। आगे दोस्तों वो बोलते हैं, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और हम ऐसे हो चुके हैं जैसे कि सोते हुए फूल। हम ऐसे इकट्ठे हो चुके हैं, ऐसे गैदर्ड हो चुके हैं जैसे कि सोते हुए फूल। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग, इसके लिए और हर एक चीज़ के लिए, वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम ट्यून से बाहर हैं। ट्यून से बाहर होने का मतलब है दोस्तों कि हम बैलेंस में नहीं हैं, हम लय में नहीं हैं। जैसे सब कुछ इक्वल होता है, सब कुछ बैलेंस होता है, हम वैसे नहीं हैं। हम उस तरह से हैं जैसे कि मुरझाए हुए फूल इकट्ठा हो जाते हैं। तो दोस्तों उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बोलूं कि आप कल्पना कीजिए कैसे बागान की जो फूलों से भरा हुआ है, लेकिन उनमें से कुछ फूल ऐसे हैं जो मुरझाए हुए हैं, उनका मुंह नीचे की तरफ है। वो अपने आसपास की जो दूसरे फ्लावर्स हैं, जो नेचर की खूबसूरती है, उसको नहीं देख सकते। वो केवल और केवल खुद को देख रहे हैं, वो नीचे झुके हुए हैं, वो सबसे अलग थलग हैं। उनको ये आभास ही नहीं हो रहा कि उनके आसपास क्या है। वो केवल अपने मुरझाए हुए उस मुरझाएपन के अंदर ही वो जीते रहते हैं। उनको केवल ये लगता है कि हम दुखी हैं, या इस दुनिया में हर कोई ये सोचता है कि हम दुखी हैं, लेकिन दुखी तो हर कोई है, लेकिन वो अपने दुख के अंदर जीता रहता है। उसके आसपास दुख के अलावा बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो ध्यान नहीं लगाता। तो दोस्तों नेक्स्ट लाइनों में वो बोलते हैं कि इट मूव्स अस नॉट, कि ये चीज़ें हमें हिलने नहीं देती, ये नकारात्मकता हमें हिलने नहीं देती। आगे वो बोलते हैं, ग्रेट गॉड आई वुड रेदर बी ए पैगन स्लग्ड इन ए क्रीड आउट वन। तो दोस्तों इसमें पैगन का अर्थ होता है वे इंसान जो मूर्ति पूजन करते हैं। यहाँ पे मूर्ति पूजन का अर्थ दोस्तों हिंदू धर्म से नहीं है, बल्कि यहाँ पे वो लोग हैं जो पुराने विचारों को मानते थे। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो या आप गौर करो तो जो इजिप्शियंस हैं वो उस समय मूर्तियों की पूजा करते थे। तो ये उन समय की बात है। पैगन का अर्थ वो लोग जो पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं, जो प्राचीन धर्मों में विश्वास रखते हैं, जो पुराने धर्म थे बहुत पहले के, उन धर्मों में विश्वास रखने वाला। और क्रीड आउट वोन का अर्थ होता है दोस्तों पुरानी मान्यताएं, जो बहुत पहले मान्यताएं होती थी, उन मान्यताओं को मानने वाला। तो राइटर कहता है कि हे ईश्वर, इससे अच्छा तो मैं पुरानी मान्यताओं को मानने वाला एक उपासक होता जो कि पुरानी मान्यताओं के अंदर अपना विश्वास रखता। क्यों दोस्तों? क्योंकि बोलते हैं सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दी प्लीजेंटली, ली का अर्थ होता है दोस्तों एक घास का मैदान, क्योंकि मैं शांति से उस घास के मैदान के ऊपर खड़ा रहता। हैव ग्लिम्स, और मैं झलकियां देखता, ग्लिम्स का झलकियां देखता। दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन, फॉरलॉन का अर्थ होता है दोस्तों उदास या अकेलापन महसूस करना। कि अगर मैं पुरानी मान्यताओं वाला होता तो मैं घास के मैदान के अंदर जाके खड़ा हो जाता और मैं उन झलकियों को देखता जो कि मेरे अकेलेपन या मेरी उदासी को दूर करता।
तो वो कौन सी झलकियां हैं दोस्तों, कौन सी वो पुरानी रिवाज हैं, कौन सी पुरानी रीतियां हैं जिनको वो मानने की बात कर रहा है। तो कहता है कि हैव साइट ऑफ प्रोटियस, कि मैं प्रोटियस को देखता, प्रोटियस की झलक को देखता, साइट का अर्थ उसके दृश्य को देखता, राइजिंग फ्रॉम द सी, जो कि समुद्र से निकल रहा है। तो प्रोटियस दोस्तों एक समुद्री देवता है, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हो, जो समुद्र से बाहर निकल सकता है। तो दोस्तों ये कहानियां बहुत पुरानी है, ये मिथ्स बहुत पुराने हैं, इसलिए वो कहते हैं कि काश मैं पुराना उपासक होता जो प्राचीन विचारों पे अपने जो मतभेद हैं उनको मिला सकता। वो कहता है कि मैं उस समुद्र में से समुद्री देवता को निकलते हुए देख सकता, और हियर, या फिर मैं सुन पाता ओल्ड ट्राइटन, उस बूढ़े ट्राइटन को, ब्लो, जो कि बजा रहा है, हिज रैथर्ड हॉर्न। रैथर्ड हॉर्न दोस्तों जैसे आप तस्वीर में देख सकते हो एक शंख होता है, एक पुराना शंख। या फिर मैं उस ट्राइटन को सुन पाता जो कि अपने पुराने हॉर्न को बजा रहा है बहुत जोर जोर से। तो दोस्तों ये पुरानी मान्यताएं हैं, और वो कहता है कि शायद अगर ये मान्यताएं होती, मैं उन चीज़ों को देख सकता, तो शायद मैं इस अपने अकेलेपन को, अपने इस दुख को शायद मैं अपने से दूर कर सकता। तो होप सो दोस्तों आपकी ये पोइम अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप अब हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर मैं अच्छी अच्छी पोस्ट दोस्तों अपलोड करता रहता हूँ, जो कि आपके स्टडी मटेरियल में काफ़ी यूज़फुल होने वाली हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को मिस ना कर पाओ।